जय हिंद एवरीवन। प्रीवियस टॉपिक्स में हम लोग पढ़ चुके थे कि प्रिंट्स कम टू यूरोप, और उसमें हमने देखा था कि कैसे जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है चाइना से निकल करके जापान, जापान से कोरिया, फिर इटली, फिर भी यूरोप के अलग अलग देशों तक पहुंचता है। एंड इन द प्रीवियस टॉपिक वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट समथिंग अबाउट द गटेनबर्ग प्रिंटिंग प्रेस। जब जब ये टेक्नोलॉजी पहुंचता है तो यूरोपियंस मार्केट में बुक की डिमांड बढ़ने लगती है, बुक्स वगैरह प्रिंट होने लगते हैं। तो उसी टाइम पे जो वुड ब्लॉक प्रिंटिंग पहुंचा था, तो गटेनबर्ग ने क्या किया था कि गटेनबर्ग ने उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इम्प्रूव किया। उस वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को इम्प्रूव करके उसने क्या किया था कि फर्स्ट टाइम जो है उसने मॉडर्न प्रिंट की शुरुआत की थी 1430 में। मीन्स व्हेन गटेनबर्ग इन्वेंटेड देयर फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस इन 1430। अब इसी डेवलपमेंट को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे गटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस न्यू टॉपिक्स में। तो बिफोर knowing about the printing press which was developed by the Gutenberg, let us know something historical background of the Gutenberg. Gutenberg was a son of a merchant and grew up on a large agricultural estate. गटेनबर्ग जो था बेटा एक बहुत बड़े व्यापारी का लड़का था, मर्चेंट का लड़का था, और जो उसका घर था वहाँ पे बहुत बड़े बड़े एग्रीकल्चरल लैंड्स हुआ करते। स्टेट्स का मतलब होता है बेटा बड़े बड़े जो एग्रीकल्चरल लैंड्स होते हैं उसे हम लोग स्टेट भी बोलते हैं। फ्रॉम हिज चाइल्डहुड ही हैड सीन अ वाइन एंड द ओलाइव प्रेसेस। बोला कि ये बचपन से ओलाइव प्रेसेस को, वाइन प्रेसेस को देखता था। पहले क्या होता था कि जैसे कि वाइन वगैरह जो बनाया जाता है ग्रेप्स वगैरह से बनाया जाता था, तो उस टाइम पे ओलाइव प्रेसेस जैसे आज के समय में समझा जाए, जैसे गाड़ी के जैक जो होता है टायर वगैरह को जब हम लोग स्टेपनी चेंज करने के लिए निकालते हैं तो देखेंगे कि रोटेट करते हैं तो क्या होता है बेटा ऊपर की तरफ जाता है। अगर हम उसे उल्टा कर देंगे तो किधर की तरफ मूव करेगा, वो नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ एक बहुत बड़ा प्लेट लगा होता था और उस प्लेट को हम लोग प्रेस करते थे तो क्या होता था ग्रेप्स वगैरह के जूसेस वगैरह निकलते थे। तो उस तरीके से उसने उसको बचपन से देखते आ रहा था कि कैसे ओलाइव प्रेसेस का यूज किया जाता है, वाइन बनाने के लिए जो है इनका यूज किया जाता था। सब्सिक्वेंटली ही लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन एंड बिकम अ मास्टर गोल्ड स्मिथ। धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो बड़ा होने के साथ साथ बेटा वो करता क्या है कि वो स्टोन्स को पॉलिश करने का काम सीखता है। जैसे एक तरीके से कह दें कि जैसे डायमंड जो होता है क्या होता है, स्टोन होता है बेटा, उसको हम इस तरीके से शेप बनाते हैं कि राइट लाइट जो है रिफ्लेक्ट करे और क्या करे, चमकना शुरू करे। तो वो पॉलिशिंग काम होता है। तो वो धीरे धीरे जब बड़ा होता है तो वो पॉलिशिंग का काम सीख लेता है और धीरे धीरे एक मास्टर गोल्ड स्मिथ, गोल्ड स्मिथ का मतलब एक बहुत अच्छा हीरे जवाहरात का परख रखने वाला सुनार बन जाता है। And also acquire the expertise to create a lead mold used for making a trinkets। अब धीरे धीरे वो जब मास्टर गोल्डस्मिथ बन जाता है तो वो लेड माउल्ड्स बनाने लगता है। लेड माउल्ड्स क्या होते हैं बेटा, जैसे माउल्ड्स का मतलब साचा होता है। क्या होता है? साचा, जिसमें हम क्या करते हैं कि अलग अलग लिक्विड्स को डालते हैं तो वो क्या होता है धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने के बाद जब सॉलिड होता है तो एक पर्टिकुलर शेप ले लेता है। तो वो धीरे धीरे क्या करने लगता है, लेड माउल्ड्स बनाना सीख जाता है। यानी किसी, अगर हमें कोई ज्वेलरी बनवानी होती है तो ज्वेलरी हाथ से बनाना पॉसिबल तो है नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड्स वगैरह करते हैं और उसमें गोल्ड्स वगैरह को लिक्विड कर करके हाई टेम्परेचर पे उसमें डाल देते हैं तो उस शेप का वो बन जाता है। तो ये गोल्ड स्मिथ जो था, ये जो गटेनबर्ग था, ये लेड माउल्ड्स बनाना सीख जाता है। ट्रिंकेट्स का मतलब होता है बेटा ज्वेलरी वगैरह, सस्ते जो ज्वेलरी मिलती हैं, जो डुप्लीकेट्स जिसको हम मार्केट में कहते हैं, या शीशे वगैरह की छोटी छोटी ज्वेलरी मिलती है जो, या फाइबर्स वगैरह की, तो उसे ट्रिंकेट्स कहते हैं। तो ट्रिंकेट्स क्या होता है, डेकोरेशंस के लिए यूज किए जाते हैं और एज ए ज्वेलरी यूज किया जाता है। तो अब देखो गटेनबर्ग कौन था बेटा, मर्चेंट का बेटा था। एक लार्ज एग्रीकल्चरल लैंड्स में इसकी पूरा बचपन बीता था और बचपन से देखते आ रहा था कि कैसे ओलाइव प्रेसेस जो है प्रेस कर रहा है और उससे जूसेस निकाले जा रहे हैं। बड़ा होता है, गोल्ड स्मिथ बन जाता है, लेड माउल्स बनाना सीख जाता है, मतलब साचा बनाना सीख जाता है। किसी भी प्रकार का कितना भी डिफिकल्ट पार्ट होता है उन सारे का माउल्स बनाना सीख जाता है। फिर धीरे धीरे क्या करता है, ये
कि ये ट्रिंकेट्स वगैरह बनाना शुरू कर देता है। ड्राइंग ऑन द नॉलेज, गटेनबर्ग एडॉप्टेड द एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी टू डिजाइन हिज इनोवेशन। और ऐसा कहा जाता है ना कि हम जिस एरिया में रहते हैं, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। यानी जब हमारे जो नीड होते हैं वही नए नए इन्वेंशंस करने के लिए हमें मजबूर करते हैं। तो यहाँ पर क्या करता है, वो जो भी अपने आसपास बचपन से लेकर के बड़ा होने तक जो कुछ भी ऑब्जर्व किया था, वो जो चीज़ सीखा था, चाहे वो ओलाइव प्रेसेस को देख के सीखा हो, चाहे वो मॉल्स बनाना सीखा हो, ज्वेलरीज बनाने सीखे हो, ट्रिंकेट्स पॉलिश करना सीखा हो, इन सारी चीज़ों का यूज करके गटेनबर्ग क्या करता है बेटा, अपनी फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस को डेवलप करता है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं होगा। द ओलाइव प्रेसेस प्रोवाइडेड द मॉडल फॉर प्रिंटिंग प्रेस। अब ओलाइव प्रेसेस को देख करके ही इसके मन में क्या आता है कि अगर हमें प्रिंट करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को फोर्स करना पड़ता है। जैसे स्टैंप होता है ना, तो स्टैंप पे हम इंक लगा करके क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो पेपर पे क्या होता है, वो छप के आ जाता है। तो वो जो हम लोग फोर्स लगाते हैं तो एक स्मॉलर एरिया में होता है। लार्जर एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्लेट ज़्यादा बड़ा होना चाहिए। तो वो लाइव प्रेसेस को देख करके वो अपने प्रिंटिंग प्रेस को डिजाइन करता है। एंड माउल्ड्स वेर यूज फॉर कास्टिंग द मेटल टाइप ऑफ लेटर ऑफ द अल्फाबेट। अब देखो, ओलाइव प्रेसेस को देख के इसके मन में आया कि हम अपना प्रिंटिंग प्रेस बनाएंगे, और ये जो लेड माउल्ड्स बनाना सीखा था, साँचा बनाना सीखा था, उसका यूज करता है अलग अलग लेटर्स को डिजाइन करने के लिए। यानी वो जो प्रीवियस नॉलेज था उसका अलग अलग ऑक्यूपेशंस का, वो सारे के सारे नॉलेज को कंबाइन करके क्या करता है, ये प्रिंटिंग प्रेस डेवलप करता है। तो यहाँ पे याद रखने का बात क्या है कि जो गटेनबर्ग था वो ओलाइव प्रेसेस को देख के प्रिंटिंग प्रेस बनाएगा बेटा, और लेड माउल्ड्स का जो टेक्नोलॉजी ये सीखा था उसका यूज करेगा ये अलग अलग लेटर्स अल्फ़ाबेट्स को डिजाइन करने के लिए। एंड फाइनली इन 1448 गटेनबर्ग परफेक्टेड द सिस्टम। और फाइनली जो ये प्रिंटिंग प्रेस बनाने का शुरुआत किया था, मॉडर्न प्रिंटिंग प्रेस, गटेनबर्ग 1448 आते आते अपना नया सिस्टम जो है ये डेवलप कर लेता है। यानी अब यहाँ से दो बातें याद रखना कि व्हेन फर्स्ट टाइम गटेनबर्ग डेवलप हिज प्रिंटिंग प्रेस, तो द आंसर विल बी द 1430, एंड व्हेन इट परफेक्टेड द सिस्टम, देन द आंसर विल बी द 1448। नाउ द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज द बाइबल। और गटेनबर्ग बेटा रहने वाला यूरोपियन कंट्री का। अब जब यूरोपियन कंट्री का है तो सीधी सी बात है, वो अपने भगवान के, अपने रिलीजियस से रिलेटेड चीज़ों को प्रिंट करेगा। तो सबसे पहली बार ये जो प्रिंट करता है उस बुक का नाम था बाइबल। कब प्रिंट करेगा बेटा, इन 1448। एंड एट दैट टाइम अबाउट 180 कॉपी वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस देम। बाय द स्टैंडर्ड ऑफ द टाइम इट वॉज द फास्टेस्ट प्रोडक्शन। Means in 1448 Gutenberg printed the first book, name is Bible, and only 180 copy were printed and it took 3 years। मतलब पहली जो किताब प्रिंट किया था वो बाइबल था, और इसको जो प्रिंट करने में जो टाइम लगा था बेटा, ये टाइम लगा था 3 साल। और 3 सालों में कितना बुक पब्लिश किया था, ये 3 सालों में बुक पब्लिश की, 3 सालों में जो प्रिंट किया था केवल और केवल 180 कॉपीज। और ये 3 साल में 180 किताब छापने का उस टाइम का सबसे फास्टेस्ट प्रोडक्शन था। यानी इससे ज़्यादा तेज और कोई प्रिंट नहीं कर सकता था। तो यहाँ पे याद रखना 2-3 बातों का कि गटेनबर्ग क्या करता है बेटा, कितनी बुक को पब्लिश करता है, 180। नाम क्या था, बाइबल। और इसके साथ साथ याद रखना है कि कितने साल लगे थे, 3 years। पहली बार फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस कब बनाया, 1430 में, और इसको परफेक्ट कब किया था बेटा, 1448 में। अप टू दिस एनीवन हैविंग एनी डाउट, देन यू कैन टेक्स्ट मी और यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। Okay. The new technology did not entirely displace the existing art of producing book by hand. अब क्या हुआ
कि 1448 में जब गटेनबर्ग ने नई टेक्नोलॉजी खोज करके लाया, नया प्रिंटिंग प्रेस खोज करके लाया, तो 180 बुक्स को पब्लिश किया गया था, बाइबल को पब्लिश किया गया था 3 इयर्स में। लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद ये रखना है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन होने के बाद भी लोग हाथ से लिखना बंद नहीं किए थे। मीन्स प्रोडक्शन ऑफ बुक ऑफ हैंड वॉज नॉट कंप्लीटली क्लोज्ड, इट इज कंटिन्यूइंग प्रोड्यूसिंग बुक बाई हैंड इन द यूरोपियन कंट्रीज। वही लिखा है बेटा, द न्यू टेक्नोलॉजी डिड नॉट एंटायरली डिस्प्लेस द एग्जिस्टिंग आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक बाई हैंड। जो नई टेक्नोलॉजी आती है वो हाथ से जो बुक प्रोड्यूस होता था उसको कंप्लीटली डिस्प्लेस नहीं कर पाती है। इनफैक्ट प्रिंटेड बुक एट द फर्स्ट क्लोजली रिसेंबल द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट इन अपीयरेंस एंड द लेआउट। बट अगर हम लोग प्रिंटेड बुक को देखें और हैंड रिटन बुक को देखें तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं नजर आते थे उस टाइम पे। रीजन क्या था कि जो लेटर्स होते थे वो सेम होते थे, ऐसा लगता था कि जो प्रिंटिंग प्रेस से जो बुक पब्लिश होती थी कि उसे डेकोरेट कर दिया गया है एक पर्टिकुलर शेप में, वो लगभग सेम दिखता था किसकी तरह, हैंड रिटन बुक की तरह। द मेटल लेटर इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड राइटिंग स्टाइल। जो मेटल लेटर्स होते थे ऐसा लगता था कि उस टाइम पे जो कैलीग्राफी किया जाता था उस तरीके का, यानी लेटर्स वगैरह को डिजाइन बना करके लिखा गया हो। बॉर्डर्स वेर इल्यूमिनेटेड बाई हैंड विथ फॉइलेज एंड द अदर पैटर्न। और जो बॉर्डर्स होते थे उसको डेकोरेट किया जाता। अब ध्यान से देखना, यहां पे बुक पब्लिश हो रहा है टेक्नोलॉजी के द्वारा, लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी भी डेवलप नहीं हुई थी कि जो बुक का जो कॉर्नर है, जो साइड है, उसे डेकोरेट किया जा सके। तो बुक तो प्रिंट होता था मशीन से, टेक्नोलॉजी से, लेकिन जो बॉर्डर का डिजाइन होता था उसे हाथ से ही किया जाता था। In the book printed for the rich, space for decoration was kept blank on the printed page. और जो बहुत सारे जो अमीर लोग थे जो किताबों को पढ़ने के शौक रखते थे, उनके लिए क्या होता था कि जो बुक प्रिंट किया जाता था बीच बीच में गैप रखा जाता था। यानी कि मान लो सपोज दैट कि हमने फर्स्ट पेज को प्रिंट कर लिया, सेकेंड पेज को ब्लैंक रखते थे। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे जो टेक्नोलॉजी थी, बुक को प्रिंट तो करता था बट पेंटिंग्स नहीं करता था, डेकोरेशन नहीं करता था। डेकोरेशन टेक्नोलॉजी उस टाइम पे डेवलप नहीं हुआ था। तो जो अमीर लोग थे अपने किताब के बॉर्डर्स को डेकोरेट करने के लिए, फ्रंट पेज को डेकोरेट करने के लिए, बीच में कोई पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए वे लोग स्पेस खाली रखवाते थे और उसको ले करके जाते थे जहां पे हाथ से लिखा जाता था, जहां पे डेकोरेट किया जाता था, वहां ले जा करके ये सारे के सारे प्रिंट और बुक को डेकोरेट किया जाता था। मीन्स व्हाट की जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई थी केवल लेटर्स को प्रिंट कर रहा था, डेकोरेट नहीं कर रहा था। डेकोरेटर के लिए अभी भी किसके ऊपर डिपेंड होना पड़ता था? हाथ से लिखे वाले लोगों से। Each purchaser could choose the design and decide on the painting school that would do the illustration. हर एक खरीदने वाला लोग डिसाइड करता था कि कौन से स्कूल, यानी किस जो स्क्राइबर्स हैं किससे वो डेकोरेट करवाएगा, उन सारी चीज़ों को अपने डिमांड्स को रखता था। और जो स्क्राइबर्स होते थे, जो पेंटर्स होते थे, बुक वगैरह पे पेंटिंग्स करते थे। ये बात क्लियर है बेटा? यानी इस पॉइंट से, इस टॉपिक में हमने यही जाना कि जो बुक प्रिंट होता था तो उस पर हम डेकोरेट नहीं कर सकते थे। डेकोरेशन के लिए, बॉर्डर डिजाइनिंग के लिए, फ्रंट पेज डिजाइनिंग के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए डिपेंड होना पड़ता था हैंड रिटन से, हाथ से लिखे लोगों के ऊपर। इन द 100 ईयर बिटवीन 1450 to 1550। अब देखो खोजा कब था बेटा इसको, परफेक्ट कब किया था सिस्टम? 1448 में। बोला बेटा इन बिटवीन द 100 ईयर्स 1450 to the 1550 प्रिंटिंग प्रेसेस वेर सेट अप इन मोस्ट कंट्री ऑफ द यूरोप। यानी कि गटेनबर्ग के खोजे जाने के बाद, गटेनबर्ग के प्रिंटिंग प्रेस के खोजे जाने के बाद विद इन 100 ईयर अप्रॉक्स सारे यूरोपियन कंट्री में प्रिंटिंग प्रेस डेवलप हो चुका था। प्रिंटर्स फ्रॉम जर्मनी ट्रेवल टू द अदर कंट्री। क्या होता है बेटा? जर्मनी से निकल करके अलग अलग देशों में पहुंचना शुरू हो जाता है। सीकिंग वर्क एंड हेल्पिंग स्टार्ट न्यू प्रेसेस। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक प्रोडक्शन बूम्ड। अब जैसे जैसे बेटा प्रिंटिंग प्रेस बढ़ता है,
जो प्रोडक्शन था बुक का वो बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। कैसे इंक्रीज करता है देखो, द सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी मीन्स 1450 के बाद, 1450 के बाद, saw 20 million copy of the printed book flooding in the market in Europe। इमेजिन करो बेटा, एक समय ऐसा था कि हाथ से किताबें लिखी जाती थी और ज़्यादा नहीं होता था। पहली प्रिंटिंग प्रेस डेवलप किया इसने 1448 में, परफेक्ट किया उस सिस्टम को। और क्या होता है बेटा यहाँ पे कि ये किताबें जो छपती हैं, 180 किताबें, बाइबल जो छपता है उसको छपने में 3 साल लग जाते हैं। उसके बाद भी विद इन 100 ईयर, 1450 से लेके 1550 आते आते तक 20 मिलियन किताबें पूरे यूरोपियन मार्केट में छप चुकी थी और ये सारी किताबें मार्केट में बिक रही थी। द नंबर वेंट अप इन द 16th सेंचुरी। अब सोचो, मिड 15th सेंचुरी में 1450 के आसपास केवल 20 मिलियन किताबें था और 16th सेंचुरी आते आते, कब बेटा, 16th सेंचुरी आते आते ये नंबर बढ़ करके कितना हो जाता है, 200 मिलियन कॉपीज। यानी बुक्स के 200 मिलियन बुक्स जो थी पूरे यूरोपियन मार्केट में बिकना शुरू हो गई थी। कब, 16th सेंचुरी में। यानी सोचो 50 सालों में इतना डिफरेंस कि 10 गुना किताबें बढ़ चुकी थी। द शिफ्ट फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग लेड टू द प्रिंट रिवॉल्यूशन। और इसी शिफ्ट को, जो हाथ से किताबें लिखा जा रहा था, कम अमाउंट में होता था, पैसा ज्यादा लगता था, कॉस्टली होता था, अब किताबें प्रिंटिंग प्रेस के थ्रू छपने लगी और प्रिंटिंग प्रेस के छप कि पूरे यूरोप में मिड 15th सेंचुरी में 20 मिलियन बुक्स जो थे फ्लडेड, 20 मिलियन बुक्स वर फ्लडेड इन द मार्केट ऑफ द यूरोप, while in 16th century it became 200 million books were flooded in the market of the Europe. And this shifting of print from hand to the mechanical press or a modern technology known as the print revolution. I hope this point is clear to you all, and if you have any doubt you can ask in the comment section, or most of you know me personally and then you can text me on WhatsApp or anywhere. Okay, so thank you everyone. Rest of the topic will continue in the next videos. Thank you everyone.